वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन थे। हमारा टारगेट या अप्रोच रहेगी कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट जो है वो एक साथ जो है वो कवर करेंगे, प्लस हमारा फोकस जो है वो क्विक रिवीजन की तरफ भी है और हम विद इन 20 मिनट्स जो है वो करंट अफेयर को कवर करते हैं जितने भी जो है वो द हिंदू में मैंशनड होते हैं या फिर द हिंदू से बाहर गवर्नमेंट सोर्सेज में जितने भी करंट अफेयर है उसको हम 20 मिनट्स के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। प्लस साथ में हमारा टारगेट एडिटोरियल एनालिसिस पर भी है और जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहते हैं द हिंदू के वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम साथ के साथ एनालाइज कर रहे हैं ताकि जो है वो प्रॉपर हम करंट अफेयर को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ जो है वो लेकर चले। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हेल्थ इनिशिएटिव है स्पेशली यूनियन बजट 2025-26 में, यानी कि 2025-26 में जितने भी हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो सरकार ने जो है वो बजट में मेंशन किए उनको हम डिस्कस करेंगे। ये डाटा आपको मेंस के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो बजट में जो है वो ₹1,00,000 जो है वो एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए, यानी कि यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके लिए ₹1,00,000 जो है वो दिए गए हैं बजट में। देन उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो बजट की जो एलोकेशन है ये मार्जिनली इंक्रीज़ हुई है। 2025 में अगर हम बात करें तो 1.9% थी टोटल बजट का और अभी कितना हो गया है 1.97% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, यानी कि इस साल के बजट में 1.97% यानी कि स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2% से तो कम ही है। जो ओवरऑल अगर हम टोटल बजट की बात करें तो उसमें से 2% से कम ही जो है वो अभी हम जो है वो हेल्थ सेक्टर को लेकर चले हैं। देन यहाँ पर एक की नोट आपको याद रखना है कि नेशनल हेल्थ सर्वे पॉलिसी 2017 ने रेकमेंड किया था कि हमें हेल्थ बजट का जो शेयर है वो 2.5% तक लेकर जाना है, यानी कि बजट का टोटल बजट का 2.5% जो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए होना चाहिए। ऐसा जो है वो नेशनल हेल्थ सर्वे पॉलिसी 2017 में कहा गया, उन्होंने रेकमेंड किया था। देन उसके बाद कैंसर केयर एक्सपेंशन इस बार बजट में देखा गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 200 जो है वो कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट का प्लान क्या है, फोकस क्या कर रही है गवर्नमेंट कि कैंसर केयर सेंटर बनाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये इस फाइनेंशियल ईयर में बनाए जाएंगे। इसमें जो है वो कीमोथेरेपी और ट्रीटमेंट दोनों जो है वो फिर कैंसर सेंटर्स में अवेलेबल होगा। प्लस साथ में बजट में ये भी कहा गया है, बजट एक्सपेक्टेड कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब सॉरी एग्जाम्प्टेड होगा, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, बजट एग्जाम्प्टेड 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी कि अभी क्या उनके प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। बजट ने क्या क्या एग्जाम्प्ट किया है 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को। देन उसके बाद नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको एक्सटेंड किया है गिग वर्कर्स के लिए, यानी कि अराउंड ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स जो कि रजिस्टर्ड होंगे ई श्रम पोर्टल पर, वो अभी जो है वो पीएम जय जो है वो योजना जो है उसका पार्ट होंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ पीएम मतरू योजना। पीएम मतरू योजना एक्सटेंशन की यहाँ पे बात की जा रही है। प्लस यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो कहा गया है वो है कि अभी जो है वो और आंगनवाड़ी सर्किट जो है वो बनाए जाएंगे, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो और ज़्यादा बनेंगे, आंगनवाड़ी जो सर्किट है उसको और एक्सपेंड किया जाएगा। देन उसका वैक्सीनेशन की तरफ यहाँ पर फोकस है जिससे जो है वो हम काफ़ी डिजीज़ को एड्रेस कर सकें। देन चाइल्ड न्यूट्रिशन को यहाँ पर एड्रेस करने की बात की जा रही है, यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जितने भी चैलेंजेस रहते हैं उन सभी को सॉल्व करना है पीएम मतरू योजना के अंडर। देन इंक्रीज फंडिंग, पैसा जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है इस स्कीम के अंडर। देन उसके बाद 42 करोड़ जो है 4200 करोड़ जो है वो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए, यानी कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पर जाओ 4200 करोड़ जो है वो यूनियन बजट में दिए गए। देन उसके बाद यहाँ पर कहा जाए प्रमोशन ऑफ मेडिकल टूरिज्म, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के बजट में, मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज करने का। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि भारत की थीम क्या है यहाँ पर, हील इन इंडिया, हील इन इंडिया, ये थीम आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। और 2023 में जो है वो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, यानी कि भारत में इलाज करवाने के लिए जो है वो बाहर से जो है वो बाहर की कंट्रीज़ के लोग जो है वो आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मेडिकल टूरिज्म बूस्ट होगा, प्लस टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग फिर एक टेलीमेडिसिन हमारा इनिशिएटिव है, प्लस साथ में एक इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत के, अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि मेडिकल टूरिज्म के अंडर बाहर से भी लोग जाओ भारत में आए, तो इससे क्या होगा, इकॉनमी भी चलेगी, प्लस जो है वो हील इंडिया वाला जो कंसेप्ट है वो भी प्रमोट होगा। साथ में टेलीमेडिसिन का जो कंसेप्ट है उसको एक्सपेंशन किया जा रहा है, यानी कि जो है वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट,
ठीक है, लाइक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर होगी। प्लस कोशिश की जा रही है कि मेडिकल सर्विसेज को जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सभी डोर स्टेप पर प्रोवाइड की जाए, स्पेशली फॉर द एल्डर पीपल। देन उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन्स, सरकार ने काफ़ी फोकस किया है कि अवेयरनेस कैंपेन्स को प्रमोट करना है ताकि कोई भी डिजीज़ होती है उसका स्प्रेड रोका जाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस डिजीज़ से लड़ने के लिए लोगों को अवेयर करवाया जाए। फिर नेक्स्ट उसके बाद है जल जीवन मिशन, इसका एक्सटेंशन किया गया है 2028 तक। जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में। एम या ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना टू रूरल हाउस होल्ड बाय 2040, लेकिन अभी इसका एक्सटेंशन 2028 तक किया गया है और इसमें फोकस किया जा रहा है कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इंश्योर कर रहे हैं मेंटेनेंस को भी, और साथ में ये टारगेट किया जा रहा है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग द वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा उसको प्रॉपर जो है वो मेंटेन करके रखेंगे, ताकि जो है वो ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, लाइक अगर पानी किसी को पहुंचाना है तो प्रॉपर वे में जो है वो पहुंचाया जाएगा हर घर तक। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, इवन वर्ल्ड बैंक ने भी हमारा जो इनिशिएटिव है भारत सरकार का उसको प्रेज किया है और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो है वो ये बहुत हेल्पफुल करेगा। हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं, टाइम सेविंग है, टाइम स्पेशली वुमेन के लिए, और फिर इससे क्या है कि गर्ल्स जो है वो ज़्यादातर स्कूल जा पाएंगी, तो ये ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ लिंक कर रहा है। साथ में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी के केसेज है उसको भी जो है वो ये कम करता है। नेक्स्ट उसके बाद है अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025। ये इसका टाइटल जो है वो भारत ने जीता है और डिफीटिंग किसको डिफीट किया है, साउथ अफ्रीका को, और होस्ट कंट्री जो है वो मलेशिया थी। इसका फर्स्ट जो एडिशन अगर हम बात करें वो 2023 में हुआ था, होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका थी और इसको भी इंडिया ने ही जीता था और उस टाइम डिफीट किया था इंग्लैंड को। तो दोनों बार जो है वो इंडिया ने जीता है अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप। देन उसके बाद इंडिया का रैंक इन ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड नंबर पर है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल्स की। देन उसके बाद इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी, ये जो है वो डेवलप करेगा महाराष्ट्र, और इसमें टारगेट किया जा रहा है टू ड्राइव AI एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे, रिसर्च और इनोवेशन AI सेक्टर में। तो महाराष्ट्र याद रखना पहली जो है वो पहली स्टेट बनी है जो कि भारत में जो है वो मतलब AI यूनिवर्सिटी बनाएगी, और इंडिया की भी जो है वो पहली AI यूनिवर्सिटी होगी। नेक्स्ट उसके बाद है टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो जनरली यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव है, भारत भी इसको सपोर्ट करता है। इसमें ये कहा जाता है कि पीसफुल सोल्यूशन किसके लिए, इजराइल और पैलेस्टीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक है वन नेशन सोल्यूशन जो चाइना के साथ लिंक करता है, ठीक है, चाइना के साथ लिंक करता है वन नेशन सोल्यूशन, स्पेशली ताइवान वाले इशू में। लेकिन जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये इजराइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट को लेकर है। इसका ओरिजिन अगर हम बात करें तो 1947-48 में हुआ था। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने एग्री किया था एक प्लान कि पार्टीशन करेंगे पैलेस्टाइन का इनटू अरब और ज्यूइश स्टेट्स, 2 अरब और ज्यूइश स्टेट्स बनाई जाएगी पैलेस्टाइन को डिवाइड करके, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। देन उसके बाद स्टेट ऑफ इसराइल डिक्लेयर कर दिया गया था मई 14, 1948 में। देन उसके बाद इसराइल ने एक्सपेंशन शुरू किया और 1967 में ये कहा जाता है कि इसराइल ने कैप्चर कर लिया था वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग जेरूसलम कहाँ से लिया था, जॉर्डन से, और गाजा फ्रॉम द इजिप्ट। तो ये दोनों के दोनों रीजन जो है वो अभी जो है वो इसराइल के पास है, कन्फ्लिक्ट रीजन है। देन इसके बाद जो पैलेस्टीन की पॉपुलेशन कहा जाता है कि अराउंड 7 लाख जो है वो स्टेटलेस हो गई थी। तो स्टेटलेस हो गई वो, तो अभी वो या तो रिफ्यूजीज़ में इसराइल के पास है, या फिर गाजा वाले रीजन में, या फिर अदर कंट्रीज़ में, तो वो रिफ्यूजीज़ बन गए हैं। देन उसका रेपो रेट तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 साल बाद जो है वो रेपो रेट को चेंज किया गया, और 6.50 था पहले, अभी 6.25% जो है वो कर दिया गया है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इंटरेस्ट रेट होता है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक यानी कि RBI क्या करता है, मनी जो है वो लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को फॉर शॉर्ट टर्म नीड के लिए जो है वो पैसा प्रोवाइड करता है, और 6.25% जो है वो भी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस की कि रेपो रेट का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, तो याद रखना है हमें कि ये की मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसमें जो है वो RBI क्या करता है, इसको यूज़ करता है जनरली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द मार्केट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, ताकि इन्फ्लुएंस कर सके ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो ओवरऑल लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं, और जब यहाँ पर देखो कि रेपो रेट को कम किया है तो दैट मीन्स मार्केट में पैसा जो है वो और रहेगा। तो मार्केट में जब पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन को एड्रेस किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिल्ली के इलेक्शन की वजह से काफ़ी न्यूज़ में है। अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। परमानेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेम लाइन आप जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं मेंस में। एस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन सा पार्ट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन से पार्ट के अंदर ये मैंशनड है। देन उसके बाद इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्शंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट, MP और MLA। जो स्टेट में अगर हम बात करें यहाँ पे कि पंचायत होती है या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है उनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट करवाता है, मतलब जो अपॉइंट करते हैं गवर्नर।
तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं उनके। और रोल अगर हम बात करें तो एडवाइसरी रोल होता है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA की जब डिस्क्वालिफिकेशन करनी है जब प्रेसिडेंट करते हैं तो उस केस में एडवाइसरी रोल है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अगर हम बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वोटर रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, अपडेट इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्शन डेट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, स्टेट जो आपका नेशनल पार्टीज है उनको स्टेटस देते हैं यानी कि नेशनल पार्टी बनी या नहीं बनी, और सिंबल और लोकेशन, ये सभी काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। कंपोजिशन अगर हम बात करें तो ओरिजिनली जो है वो एक मेंबर था यानी कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, लेकिन 1989 में दो और जो है वो इलेक्शन कमीशन ऐड किए गए, जिससे जो है वो फिर 3 मेंबर जो है वो बॉडी बन गई। और इसका कारण ये था कि 1989 में वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई थी, 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। टर्म की अगर हम बात करें तो 6 ईयर्स होता है और जर्नलिस्ट या फिर 65 ईयर्स, या फिर 6 साल तक ऑफिस में रहेंगे या फिर 65 ईयर्स तक, और दोबारा से एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। इवन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी पोस्ट में जो है वो ये जॉब नहीं कर सकते। रिमूवल प्रोसेस अगर हम बात करें तो सिमिलर है जैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज की तभी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली प्रोहिबिट किया है बैगिंग अक्रॉस द पब्लिक प्लेसेस। जितने भी जो पब्लिक प्लेसेस है उसमें बैगिंग नहीं होगी, ऐसा जो है वो भोपाल की सरकार ने, भोपाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा। और ये डिसीजन जो है वो सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर लिया गया। और इसमें कहा जाता है कि जितनी भी बैगिंग है उन सभी को प्रोहिबिट करना, और ये फिर आर्टिकल 23 के साथ भी लिंक करता है जिसमें फोर्स लेबर और बेगार को जो है वो अबॉलिश किया गया। प्लस यहाँ पर जो पावर है सेक्शन 163 के अंडर वो DM के पास होती है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है। और अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 4.13 लाख्स जो है वो बैगर्स जो है वो अभी भारत में है। कंसर्न अगर हम बात करें तो पॉवर्टी साइकिल एक सबसे बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग द बैगिंग, अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा, और क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं ड्यू टू द बैगिंग, तो ये भी एक जो है वो सबसे बड़ा इशू है। नेक्स्ट उसके बाद मखाना बोर्ड, अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट 2025 यूनियन जो गवर्नमेंट का जो बजट है 2025-26 उसमें ये अनाउंस किया गया है कि मखाना बोर्ड जो है वो सरकार एस्टेब्लिश करेगी टू बूस्ट प्रोडक्शन, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिंग, एनहेंस वैल्यूडेशन। तो ये तीनों टारगेट को फुलफिल करने के लिए जो है वो सरकार मखाना बोर्ड बनाएगी। और मखाना की अगर हम बात करें तो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उसको चाहिए। रेनफॉल अगर हम बात करें तो 100 से 250 सेंटीमीटर, और ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो 50 के अराउंड होनी चाहिए। और ये फुली ऑर्गेनिक नॉन सीरियल फूड है, ठीक है। और बिहार में अगर हम बात करें तो 90% जो प्रोडक्शन बिहार में होती है मखानास की। GI टैग जो वो मिथिला मखाना को मिला है 2022 में, तो ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। और डोगरी लैंग्वेज के लिए अगर हम बात करें तो चमन अरोड़ा को मिला है इनकी एक बुक एक होर अश्वत्थामा, ये बुक है इनकी चमन अरोड़ा की, डोगरी लैंग्वेज के लिए इनको मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 1954 में, पहली बार अवार्ड जो है वो 1955 में दिए गए थे। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में मैंशनड है, प्लस इंग्लिश और प्लस राजस्थानी, ये 24 लैंग्वेजेज जो है वो इंक्लूड की जाती है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के लिए। आई होप जितने करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।